अब बांग्लादेश से शुरू करें ना। बांग्लादेश में जमात इस्लामी 1941 में गालिबन जमात इस्लामी जब कायम हुई तो सईद अबुल अला मौदूदी जो है वहाँ पे बांग्लादेश में बड़ी स्ट्रॉन्ग जमात इस्लामी रही। और 1971 में जमात इस्लामी जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ लड़ रहे थे उनके लोग, जो बाद में फिर गिरफ्तार भी हुए और सख्तियाँ भी हुई। लेकिन आप ज़रा देखेंगे 2024 में जाके वही लोग जो कि यानी आप समझें कि बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे खड़े थे और वहाँ पर एक किस्म का एक नारा बन गया था कि जो यानी उनकी आज़ादी के ख़िलाफ़ यानी पाकिस्तान के साथ है, मगरबी पाकिस्तान या मौजूदा पाकिस्तान के साथ है, तो वो गद्दार है। अब वो पूरे बांग्लादेश में वो नारे गूंज रहे हैं कि हम भी रजाकार, मैं भी रजाकार, तो तू भी रजाकार, तो वो सारे के सारे जमात इस्लामी बैन हो गई वहाँ पे और ये बड़ी पावर के साथ जमात इस्लामी सड़कों पे है। और उसके नतीजे 10,000 लोग वहाँ पे क्रैकडाउन हुआ है, 10,000 लोगों को बांग्लादेश में, और 200 से ज़्यादा वहाँ इंसानी जानें जा चुकी हैं। अब ज़रा टर्मोइल देखें, और ये वो टर्मोइल नहीं है जो आप कहें कि ये थोड़ा सा एक है, ये किसी भी वक्त एक बड़ी एक्सीडेंटल वॉर्स पूरे खत्ते में कहीं पर भी बड़ी जंगें हो सकती है, मतलब अचानक। अब मुझे नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि ये एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हो रही है जो हमें नहीं पता कि किस तरफ जाएगी। लेकिन मैं हमेशा ये बात तो तय है कि जो भी अगली दुनिया का नक्शा बनने जा रहा है जियो पॉलिटिक्स, वो गजा से ही, इसराइल से, यहीं से जन्म लेगा। इस्माइल हानिया के बाद हिजबुल्लाह सैयद हसन नसरुल्लाह क्या करते हैं, इराक क्या करता है, शिया सुदानी है वहाँ पे, मुक्तदा सदर है, आयतुल्लाह सिस्तानी है, मतलब बहुत एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर है। इजिप्ट की सिचुएशन क्या बनती है, बाकी मुल्कों के हालात क्या बनते हैं, और फिर ईरान। आप ये देखें ना कि इसमें एक तो ये प्रोजेक्ट्स तो सारे साइडों पे चले गए, जो मैंने आई मैक और U2 का जिक्र मैंने इसलिए किया कि ये इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप देखें तो इसमें रशिया, चाइना, अमेरिका भी मौजूद हैं। कुछ मुल्क अपने आप को बैलेंस करके चल रहे हैं, कुछ मुल्क जो हैं वो एक पोजीशन लेके लेकिन बड़े मोहतात हैं। देखिए ना, जैसे कि IMEC और U2 था, तो इसमें इंडिया हमारा पड़ोसी, बिल्कुल एक तरफ इंडिया है, एक तरफ ये ईरान का वाकया पेश आया। इंडिया और चाइना के मुज़ाकरात फिर बेनतीजा ख़त्म हुए हैं उनके दो रोज़ पहले, जो उनके डिप्लोमेटिक चैनल्स पे थे, नॉट मिलिट्री चैनल्स नहीं, बल्कि जो डिप्लोमेटिक चैनल्स पे। हालांकि पिछले चंद दिनों में 2 मुलाकातें जो उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और चाइना के वांग ली के दरमियान हुई हैं, और एक तो हुई है जो कि आसियान समिट के दौरान हुई है, और दूसरी जो है वो उससे पहले अस्ताना में हुई थी SCO के समिट में, लेकिन उसमें यह था कि शायद कोई बात आगे नहीं बढ़ी। तो वो मुज़ाकरात इस वाक़े से पहले ही वो, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, ये एक लार्जर गेम में, इस लार्जर गेम के अंदर ये जो प्रोजेक्ट्स जो अनाउंस हो रहे थे, तो ये बिल्कुल बेल्ट एंड रोड के अगेंस्ट थे, जो कि जीरो पॉलिसी है इस वक्त चाइना के लिए और रशिया के लिए और नॉर्थ कोरिया, तो बिल्कुल। और ये अब ये देखें कि वो एक बूट्स ऑन द ग्राउंड है इस वक्त, बूट्स ऑन द ग्राउंड है रशिया और चाइना। अगर आप कहते हैं मिलिट्री बेस है उनकी हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे, तो बूट्स ऑन द ग्राउंड हैं। आप रशियन फोर्सेस को तो छोड़ दें, रशियन फोर्स तो खुद है, लेकिन आप यानी रशियन ट्रूप्स तो खुद मौजूद हैं, लेकिन वैगनर ग्रुप तो है। और इशू ये है सारा कि वो अब ये पिक्चर किस तरफ जाती है, कहाँ क्या इसको मुल्क बैलेंस कर सकते हैं। पाकिस्तान ने एक स्टांस ले लिया पाकिस्तान की तरफ से। आज इससे पहले भी मुजाहरे पाकिस्तान में होते रहे फ़लस्तीनियों के साथ, और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुल के माजी में कई सालों के बाद फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ है। फ़लस्तीनियों का तो एक मुस्तकिल एक इशू चल रहा है ना कई सालों से, लेकिन पाकिस्तान कभी बहुत ज़्यादा गया है, कभी थोड़ा सा कम गया है, कभी बहुत खुल के फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ है। वो ये दिन थे। पाकिस्तान ने करारदाद भी पेश किया, मुनीर अकरम साहब की अब तकरीरें सुने। पाकिस्तान मुस्तकिल यहाँ पे ना सिर्फ पार्लियामेंट में, अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी जमातें भी और अस्करी क़यादत भी उनके इजलासों में। लेकिन सवाल ये है कि इसमें क्या बाकी मुल्क जो हैं वो भी, उनकी भी वही पोजीशन थी कि वो भी सारे फ़लस्तीनियों के लिए कर रहे थे, लेकिन वो अब इस मरले पे वो मतलब आइदर यू आर विद अस और देम, क्या वो अपनी टेरिटरी अलाउ करेंगे कि ईरान से कोई फ्लाइट्स जाएं और रास्ते में उनको अमेरिका का या बाकी वो इसराइल पे गिरेंगे वो जहाज या मिसाइल या बाकी, मतलब एक अनसर्टिनिटी सी बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है कि कौन सा मुल्क क्या करता है इस वक्त। और मुल्कों ने अपनी अपनी बादशाहतें और अपने अवाम को भी संभालना है, और साथ ही एक बड़ी डेलिकेट सी पॉलिसी भी। मैंने आपसे कहा ना, पूरी दुनिया में अब वो सफारतकार भी अलर्ट हो रहे हैं। और इस दौरान आप देखें
ये शुक्र है ये माहिदा पहले हो गया था, ये जो कैदी रिहा हो गया, वरना ये भी बीच में कहीं इसमें आ जाते। ये जो कैदियों का तबादला हो गया अमेरिका और रशिया और जर्मनी का, शुक्र है ये वक्त पे हो गया। इसकी तैयारी बहुत अरसे से थी, ये हो गया, वरना इतने क्यास में वो उनका पता नहीं क्या होना था। जैसे कि वो रह गए जो फ़लस्तीनी जेलों में, और यरगमाली भी रह गए, उनका भी किसी को नहीं पता कि वो क्या बनेगा, उनका क्या नहीं बनेगा। जो हमास के पास रह गए वो सेकंड इशू बन गया। ये सनवर के ऊपर भी कहा जा रहा है कि वो भी एक कैंडिडेट हैं जो हमास की क़यादत संभाल लें इस्माइल हानिया के बाद। लेकिन ज़ाहिर हमास की क़यादत वही शख्स संभालेगा जो बाहर हो, ज़्यादा मूव कर सके डिप्लोमेटिकली भी। और सारा भी तो खालिद मिशाल हो सकते हैं, या हो सकता है खलील हानिया, किसी भी और शख्सियत को दे सकते हैं, लेकिन वो जल्द ही अनाउंस हो जाएगा। इंडिया का रिस्पॉन्स अभी आना है। इंडिया का रिस्पॉन्स जो होगा मेरा ख्याल है बड़ा मुतासा होगा, क्योंकि ईरान के अंदर ही वाक़या पेश आया है, और वो जो है वो एक अजीब सी सूरत हाल जो मैंने आपसे बांग्लादेश में डेवलप हो रही है। तो हसीना वाजिद, मुझे नहीं लगता कि हसीना वाजिद सर्वाइव कर पाएंगी, ना किसी का दुनिया में ध्यान है हसीना वाजिद पे इस वक्त। लेकिन फिर बांग्लादेश के अंदर क्या होगा ये भी हम नहीं जानते। यानी पोस्ट हसीना वाजिद वहाँ पर स्टूडेंट्स निकले हुए हैं, वहाँ उन्होंने यूट्यूब ये वो सारी दुनिया की चीज़ें बंद कर दी हैं, म्यांमार, और वो अजीब एक सूरत हाल में क्योस है। और बांग्लादेश के अंदर जो है वो हसीना वाजिद तो नहीं बचती। अब हसीना वाजिद अगर नहीं बचती तो वहाँ दूसरी तहरीक जो है वो तो गो इंडिया गो है, मतलब एक वो तो है ही। मैंने आपसे कहा ना, ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि मुल्कों की वो पॉलिटिकल कंपेन ही गो इंडिया, इंडिया इन इंडिया आउट पे चल रही है। मतलब ये अजीब सी बात है। मतलब इतना इंडिया उनके पॉलिटिकल सेटअप में घुसा हुआ था कि मतलब मालदीव को तो इंडिया इन इंडिया का आउट, मतलब नेपाल तो इंडिया इन इंडिया आउट, बांग्लादेश तो इंडिया इन इंडिया आउट। तो इंडिया के लिए इस वक्त बड़ा, फिर चाइना के साथ वो बातचीत रुक गई अपनी जगह, और चाइना मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व है। ठीक है, ये उन्होंने जब अमेरिकन ने कहा कि आप ये इनको कहें हुतीस को कि ये अलाउ, तो चाइना नहीं इन्वॉल्व हुआ बीच में। और चाइना अब क्या करता है, क्योंकि चाइना ने 14 अराकीन को बुला के पोस्ट वॉर प्लान पूरा तैयार कर लिया था। ठीक है, अच्छा, तुर्की और कतर के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट इसराइल नहीं करता। मतलब वो हैं, उनके ताल्लुकात हैं, लेकिन जो तैयब उर्दगन का एक स्टांस है वो ट्रस्ट करते भी नहीं है। वो पकड़ा भी हुआ है उन्होंने मुसाद। तो मैंने आपसे ना कि ये बहुत ज्यादा एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हो रही है अगले चंद दिनों में। और ये मैंने आपसे कहा, ईरान अभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आएगा कि वो बताएगा कि भाई ये तो मैसिव सिक्योरिटी ब्रीच भी नहीं है, ये तो फिर कंस्पिरेसी हो गई ना कि 2 महीने पहले रखा था लाके किसी ने धमाका खेज मवाद, यानी किसी को पता था कि ये हादसा होगा, फिर वो तकरीब होगी, फिर हम इस्माइल हानिया। तो ईरान अभी अपने नुक्ता नजर अपनी इन्वेस्टिगेशंस के साथ आके ये क्लैरिफाई करेगा जो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है कि ये बहुत ही अजीब स्टोरी है। कैसे मुमकिन है? 2 महीने पहले तो इस्माइल सॉरी हयात थे, जो इब्राहिम मरीची थे। तो ये जो है ये सूरत हाल एक अजीब सी हो रही है। और ईरान जो है वो अब कैसे, क्या, व्हाट नेक्स्ट। और इसमें उस एक्टिव ब्लिंकन ने कॉल की है मुख्तलिफ मुल्कों से, वो ज़ाहिर बात कर रहे हैं, यूएई से बात की है उन्होंने, बाकी मुल्कों से, कि भाई किसी तरह से पीस एग्रीमेंट होना चाहिए। मगर उस पीस एग्रीमेंट तो जब होगा सो होगा, उससे पहले एक भरपूर जंग जरूर होगी। उसमें कौन कहाँ पे क्या होता है, किसका क्या बनता है, एक भरपूर जंग तो होगी। ठीक है ना जी। अब वो जंग किस सूरत में होगी, कब होगी, ईरान फौरी अटैक करेगा, ठहर के करेगा अपने, क्योंकि प्रेशर ये भी तो है ना, फौरी अटैक अगर आप नहीं करते तो फिर वो एक अजीब सी सूरत हाल बन जाती है। क्या नेतन्याहू उसमें जाएगा, बचेगा? क्योंकि नेतन्याहू भी तो एक इरिटेंट बना हुआ है ना कि जी वो भी एक नहीं होने दे रहा, मामला को आगे नहीं चलने दे रहा। तो वो क्या मतलब है कि डीप स्टेट्स एक्टिव हैं, मुल्क एक्टिव हैं, दुनिया एक्टिव है। तो उसमें फिर पाकिस्तान में ये जाके देखें ना, मैन मेड क्राइसिस, आप यकीन करें कि मईशत और ये सीटें और खसूसी सीटें और ये मतलब एक दर्द सर है कि लोग, इंसान सोचे कि ये पड़ोस में और आसपास खत्ते में क्या हो रहा है, और हम इस वक्त किस कदर गैर संजीदा बहस जो है उसमें उलझे हुए हैं। तो फिर अकाबरीन से गुजारिश बराए करम कि जो खत्ते और दुनिया में जो इतने बड़े वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो उसमें बजाय ये कि हम ये मामूली बहुत मैन मेड क्राइसिस है, इसमें हम सकिन हो गए हैं बहैसियत कौम, हम अपने आप को थोड़ा सा पुल आउट करके और देखें कि क्या हो रहा है। क्योंकि मुल्क अगर हैं तो फिर सियासत है, सियासत ये बाकी सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। इस वक्त मुल्कों का जो अपना जो, और हमारे पास तो देखें ना, यहाँ से वो गए छोड़ के, तो वो वही हुआ ना कि छोड़ के गए तो पीछे वो
लोग उनके आ गए, बहुत सारे इन्फिल्ट्रेट हो गए। इसी तरह इन्फिल्ट्रेशन होती है ना कि मैसिव एक उधर से जो है वो लोग निकले। जब इनकलाब हुआ अफगानिस्तान से तो हजारों की तादाद में लोग निकले, तो उसमें जाहिर है कि हजारों लोगों को रोका नहीं जा सकता, तो बहुत से अंदर आ गए। वो कोई कुछ था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। वो अभी यहाँ पर कोई पुरसकून रहते हैं, कोई दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। तो ये इसीलिए मुल्कों को अपने आप को संभालना इतना ज़रूरी है इस वक्त कि फिर वही बात कि हम गुजारिश कर सकते हैं। ये डिस्टेबलाइज हो गया बांग्लादेश मुकम्मल तौर पर देखते देखते। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लोगों का सब ख्याल